अभी से लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण की बात है, जब पृथ्वी ने उन विशाल डायनासोर को खो दिया था जिन्होंने पिछले 165 मिलियन वर्ष से इस धरती पर राज करते थे। हम सभी तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर एक महाविनाश के कारण ये ऐसा हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं उस महाविनाश में हुए सामूहिक विलुप्ति के बाद ठीक पृथ्वी पे क्या हुआ था? वे कौन से जीव थे जो उस महाविनाश में विलुप्त हो गए थे, और वे कौन से जीव थे जिन्होंने उस महाविनाश के भयानक समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? यह जानने के लिए पृथ्वी के उस महाविनाश को कैसे सहन किया और खुद को कैसे संभाला, हमें समय में पीछे जाना होगा और उस महाविनाश के दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिक का मानना है कि डायनासोर अभी से लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे। उस समय पृथ्वी आज से बहुत अलग हुआ करती थी। आज पृथ्वी पर जितने महाद्वीप आप देख रहे हैं वो सभी महाद्वीप एक दूसरे में जुड़े हुए थे, और उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था जिसे वैज्ञानिक ने पेंजिया नाम दिया था। उस काल को ट्रायसिक काल कहा जाता था, जिसमें वर्षा बहुत कम होती थी, जिसके कारण धरती पे सूखा पड़ता था। इसी दौरान धरती पर डायनासोर का विकास शुरू होता है। शुरुआती डायनासोर का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, लगभग 2 मीटर तक। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी में परिवर्तन आते गए और डायनासोर विकास होते रहे। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल समाप्त हो गया। पृथ्वी ने एक नए युग में प्रवेश किया और पृथ्वी खुद को बदलना शुरू किया। लिहाजा सुपर कॉन्टिनेंट अब अलग अलग हिस्से में टूटने लगे। इसी वजह से धरती पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। इसके कारण जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। इसके कारण धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी। सल्फर डाइऑक्साइड धूल और गैस के बादलों ने धरती को घेर लिया था, जिससे सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। इस घटना को ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है। डायनासोर ट्रायसिक और जुरासिक सामूहिक विलुप्ति में भी जीवित रहे, जिसे जुरासिक काल के रूप में जाना जाता है। इस युग में डायनासोर पृथ्वी पर प्रमुख जाति के रूप में उभरे हैं, और इस युग में डायनासोर का विकास इस तरह हो रहा कि कुछ डायनासोर का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वे आज की इमारत से भी ऊंचे हो सकते हैं। उनकी गति इतनी बढ़ जाती है कि वे लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। उनके जबड़े इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वे जिसे भी खाते उनकी हड्डियां चकनाचूर कर सकते हैं। उड़ने वाले डायनासोर भी इस युग में उभरे थे, और देखते देखते डायनासोर चारों तरफ पनप रहे थे। अब तक धरती पर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। पाजाया कॉन्टिनेंट 2 हिस्से में बढ़ चुका था, जिन्हें लॉरेंस और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। करीब 145 करोड़ साल पहले जुरासिक काल खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे क्रेटेशियस काल के नाम से जाना गया। इस क्रेटेशियस काल को आप डायनासोर का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में डायनासोर की कई नई प्रजातियां विकसित हुई। मशहूर डायनासोर टी रेक्स का भी इसी युग में विकास हुआ था। यह काल डायनासोर के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल था। धरती के दोनों सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटने लगे और हमारी धरती की रूपरेखा पूरी तरह बदल गई, जो आज की धरती जैसे दिखती है। इस दौरान धरती पर कई वनस्पतियां भी उगने लगी और डायनासोर का वर्चस्व अपने चरण पर था। धरती पर डायनासोर का राज करते हुए 170 मिलियन से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन डायनासोर की किस्मत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी चट्टान भटक रही थी। यह चट्टान कोई क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड नहीं, बल्कि डायनासोर के युग का अंत था, जो धरती के अतीत और भविष्य की नींव रखने वाला था। यह चट्टान कुछ के लिए अभिशाप तो कुछ के लिए वरदान बनने वाली थी। यह चट्टान धरती को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर पर्यावरण पूरी तरह से खुशहाल था। डायनासोर के अलावा दूसरी प्रजातियां के जानवर भी इस धरती पे खुशहाल जीवन जी रहे थे। डायनासोर हर जगह राज कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका काल बहुत तेजी से उनके करीब आ रहा है। एक बड़ा उल्का पिंड जिसका आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जैसे ही यह उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण यह उल्कापिंड आग के गोले में बदल जाता है। उस रात धरती पर तेज रोशनी होती है, जैसे कि रात में सूरज उगाया हो। आसमान में रोशनी इतनी तेज थी कि डायनासोर भी इसके सामने पारदर्शी दिख रहे थे। डायनासोर की आंख में इतनी शक्ति थी कि वे उस तेज रोशनी को देख सकते थे। अचानक चट्टान
चट्टान बहुत तेज गति से धरती से टकराई और धरती पे एक भयानक विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि यह विस्फोट इतना भयानक था कि आज के समय में इंसान द्वारा बनाए गए खतरनाक हथियार परमाणु बम से भी लगभग 10 करोड़ गुना ज्यादा खतरनाक था। अगर यह उल्कापिंड समुद्र में गिरता तो शायद पहले इतना भयानक नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी उल्कापिंड द्वारा लगाए गए बल को कुछ हद तक सोख लेता, लेकिन प्राकृतिक को कुछ और मंजूर था। यह उल्कापिंड मेक्सिको के तट से टकराता है, जहाँ पानी की गहराई बहुत कम थी। वहाँ मौजूदा पानी भाप में बदल जाता है। जैसे ही यह उल्कापिंड धरती से टकराता है, इसकी गति इतनी तेज बढ़ जाती है कि यह 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में इतनी गर्मी पैदा होती है कि उस जगह पर मौजूदा मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में बदल जाता है और वे सैकड़ों बार आसमान में बिखर जाते हैं। जिस जगह यह उल्कापिंड टकराया था, वहाँ से करीब 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और उस क्षेत्र में मौजूदा डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं और भाप से उत्पन्न हुए शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोर की खाल उधर जाती थी। विस्फोट से उत्पन्न हुई गर्मी की वजह से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगल में आग लग जाती है। इस प्रभाव के सीधे संपर्क में आने वाले क्षेत्र के सभी डायनासोर पल भर में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी धरती पर डायनासोर जिंदा रहते हैं। इस प्रभाव के सीधे संपर्क में आने वाले क्षेत्र के सभी डायनासोर पल भर में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी धरती पर कई डायनासोर जिंदा बच रहे थे। इस उल्कापिंड ने धरती के एक छोटे से इलाके में मौजूद डायनासोर को सीधे तौर पर खत्म कर दिया था, लेकिन तबाही का असली मंजर अभी शुरू होता है। धरती के एक छोटे से इलाके में हुए इस विस्फोट ने धरती पर चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। उल्कापिंड के टकराने से जो मलबा आसमान में गया था, अब वो आसमान में आग के गोले बनकर हजारों किलोमीटर दूर उन जगह पर बरस रहे थे जहाँ टक्कर की सीधी गर्मी नहीं पहुंच सकती थी, और मलबे ने टक्कर से 1000 किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोर पर कहर बरपाया। आसमान से बरस रहे आग के गोले आसमान के साथ साथ जमीन पर उड़ रहे सभी डायनासोर को नष्ट कर दिया, लेकिन असली प्रलय अभी बाकी था। यह तो बस शुरुआत था। उल्कापिंड की टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी धरती हिलने लगी। जगह जगह रिक्टर पैमाने पर 11 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने लगे। पपड़ी में एक शॉक वेव चल रही थी, जिसका असर पृथ्वी के हर कोने में महसूस किया जा रहा था। धरती हिल रही थी। यह भूकंप आज तक इंसान द्वारा झेले गए सभी भूकंप के मुकाबले 60 गुना ज्यादा शक्तिशाली भूकंप था। धरती कांप रही थी और भूकंप आ रहे थे, जिसके कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जिसने एक भयानक सुनामी का रूप ले लिया। और यह भयानक सुनामी ने समुद्र के तटीय इलाकों के 1000 किलोमीटर के अंदर अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ तट के किनारे वाले डायनासोर और अन्य प्रजाति कुछ ही समय में खत्म हो गई। लेकिन प्रलय अभी थमा नहीं था। इसके प्रभाव से एक बहुत बड़े तेज ब्लास्ट वेव उत्पन्न हुई, जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। यह प्लस वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसके चपेट में आने वाले डायनासोर की मोटी खाल फट जा रही थी। यह प्लस वेव लगभग 30 टन के डायनासोर को भी आसमान में उड़ा रही थी, जैसे वो कागज के खिलौने हो। इस प्रभाव को हुए 5 मिनट से भी कम समय बीतता है और पृथ्वी के एक हिस्से में पूरी तरह से जीवन नष्ट हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाविनाश का कोई संकेत भी नहीं था। वहीं पृथ्वी के दूसरे हिस्से वाले डायनासोर हर रोज की तरह अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और घूम रहे थे, जैसे वो रोज किया करते थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि पृथ्वी के दूसरे कोने में एक महाविनाश शुरू हो चुका है और एक शक्तिशाली दुश्मन बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। प्रभाव के कारण आसमान में धूल का बादल इकट्ठा होने लगा। कुछ ही समय में धूल के बादल ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। धूल की एक मोटी परत आसमान को ढक गई और सूरज की आने वाली रोशनी को रोक दिया। अब उल्कापिंड का पृथ्वी की दूसरी तरफ रहने वाले डायनासोर और दूसरी प्रजाति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उस उल्कापिंड ने पृथ्वी की जलवायु को इस हद तक बदल दिया कि आने वाले महीने और सालों में इसका असर पृथ्वी के दूसरे हिस्से में भी देखा गया। दरअसल धूल के उन बादलों ने धरती को इस तरह घेर लिया कि अगले 1 साल तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वनस्पति और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पाए। यही वजह से पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगे। जब ऐसा होने लगा तो शाकाहारी डायनासोर और दूसरी प्रजाति के शाकाहारी जानवर के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वे अपने जीवन के लिए इन्हीं वनस्पति और पेड़ पौधे पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और दूसरी शाकाहारी जीवें धीरे धीरे खत्म होने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ तो इसका असर मांसाहारी डायनासोर और दूसरी प्रजाति के जीवों पर भी पड़ा, क्योंकि उनकी खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से टूट चुकी थी। शाकाहारी जीव को खाकर जिंदा रहने वाले मांसाहारी डायनासोर के लिए शिकार ढूंढ
ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे मरने लगे और जल्द ही धरती पर डायनासोर का विलुप्त हो गया। इस महाविनाश ने धरती की लगभग 90 से ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और डायनासोर के राज को पूरी तरह खत्म कर दिया। वैज्ञानिक का यह मानना है कि इस महाविनाश को वो जानवर झेल पाए जिनका वजन लगभग 25 किलोग्राम से कम था। इसका यह कारण है कि उन छोटे जानवरों को जीवित रहने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्होंने सड़े हुए डायनासोर और छोटे जीव को खाकर खुद को इस आपदा से बचाया। इस महाविनाश ने न केवल स्थलीय जीव बल्कि समुद्री जीव को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि समुद्र का पानी अम्लीय हो गया था। इस महाविनाश ने क्रेटेशियस काल को समाप्त कर दिया। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे पेलियोसिन काल कहा गया। इस युग में धरती ने खुद को ठीक कर लेती है। प्रलय के कुछ साल बाद फिर से छोटे छोटे वनस्पतियां उगाती है, जिसे छोटे जानवर की भूख मिट सकती है। प्रकृति ने एक नए निर्माण का काम शुरू कर दिया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद अन्य प्रजाति को विकसित होने का मौका मिला और स्तनधारी जीव सबसे ऊपर आए। छोटे वनस्पतियों को बड़े पेड़ तक पहुंचने में लगभग 1 लाख साल लग गए। धीरे धीरे प्रकृति में भोजन की मात्रा बढ़ रही थी। इसके साथ ही स्तनधारियों का आकार भी बढ़ रहा था और विकास अपनी गति पकड़ रहा था, और हम इंसान भी विकास की उस दौर में दौड़ पड़े जिस दौर को जीतने और आज की मनुष्य जीवन में लगभग 65 करोड़ साल लगे, जिसमें हम मनुष्य लगभग 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। वो महाविनाश मनुष्य के लिए अभिशाप था, लेकिन हम मनुष्य के लिए भी वरदान साबित हुआ, जिसने हमें विकसित होने का मौका दिया। भले ही धरती ने अतीत में कितने ही वनस्पतियों का सामना किया हो। सवाल उठता है कि अगला सर्वनाश में क्या होगा, तो इसका जवाब हम जानते ही हैं कि अब मनुष्य उस सर्वनाश को झेल पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रकृति खुद को ठीक कर लेगी। दूसरा सवाल यह आता है कि अगला सर्वनाश कब होगा, तो इसका जवाब यह है कि अगला सर्वनाश शुरू हो चुका है। जरूरी नहीं कि हर बार सर्वनाश आसमान से पत्थर गिरने से ही हो। मनुष्य ने अगला सर्वनाश बहुत पहले शुरू कर दिया, जिसमें हमने अब तक कई जानवर को बेघर कर दिया। हमारी वजह से कई प्रजातियां धरती से विलुप्त होती जा रही है। हमने भी उल्टी गिनती शुरू कर दी है कि हम कब इस सर्वनाश के शिकार बनेंगे। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले सर्वनाश से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।